और अब 24 की जंग तैयार इंडिया गठबंधन। जी आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव, मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन है, दूसरी ओर विपक्ष का इंडिया अलायंस। विपक्ष लगातार खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये संदेश दे रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भले ही विपक्ष एकजुट हो, सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति कैसे बना पाएगा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान विपक्षी खेमे के नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि सीट शेयरिंग की राह आसान नहीं होने वाली। और ऐसे में कैसे विपक्ष का इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट करेगा, कैसे चुनावी बिसात बिछाएगा, आज आधे घंटे में इसी का पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखने वाले और आपको बताएंगे कि 2024 की जंग क्या तैयार है इंडिया गठबंधन। देखिए, किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट। साल 2023 में मोदी सरकार को चुनौती देने और दिल्ली की गद्दी पर वापसी के लिए विपक्षी दल खुद को एक छत के नीचे लेकर आए। करीब 6 महीने के भीतर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का और मंथनों का दौर चला। अपनी सामंजस्य दिखाकर एनडीए और पीएम मोदी की हार की भविष्यवाणियां भी की गई। लेकिन जब बात चुनाव और सीट शेयरिंग की आती है तो इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन का मसला चुनौती भरा नजर आता है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई। 2024 के आगाज के साथ ही गठबंधन में बैठकों का दौर शुरू हो गया। सीट शेयरिंग पर आपसी सहमति के लिए लगातार मंथन हो रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ सकता है। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें आरजेडी की तरफ से मनोज झा शामिल हुए। वहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर गहन चिंतन किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार में 10 सीटों पर लड़ने का दावा किया है, जिनमें किशनगंज, कटिहार, सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया शामिल है। वहीं बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बैठक सार्थक रही और जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही कहा कि कोई पार्टी का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि इंडिया का उम्मीदवार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेगा, यानी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में यह तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। भले ही कांग्रेस 10 सीटों का दावा कर रही हो, लेकिन 10 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इन 10 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू और आरजेडी दोनों अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं जेडीयू ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि वो सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से बात नहीं करेगी और इसका पूरा जिम्मा आरजेडी को दिया गया है। यानी बिहार में आरजेडी को ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ जेडीयू से भी बातचीत करनी होगी। वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 17 सीटों पर अपना दावा नहीं छोड़ने वाले। बिहार में हम और आरजेडी मिलकर के इस स्थिति में हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकें। वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 16 सीटों पर जीत चुके हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। 2024 को लेकर भले ही विपक्ष ने एकजुटता का संदेश देते हुए इंडिया गठबंधन बना लिया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी का दौर जारी है। बिहार में इंडिया गठबंधन में 4 प्रमुख दल शामिल हैं, जिनमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। ऐसे में आखिर क्या क्या है बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती, चलिए आपको बताते हैं। बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर पेंच फंसा है। 2024 में बिहार में गठबंधन को कौन लीड करेगा, उसे लेकर भी सस्पेंस का दौर जारी है।
आरजेडी जेडीयू में कौन सी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर भी मामला फंसा है। भले ही कांग्रेस 10 सीटों को लेकर अपना दावा कर रही हो, लेकिन बिहार के ताजा सियासी हालात को देखते हुए ऐसा तो होता नहीं दिख रहा, क्योंकि बिहार में जेडीयू खुद को बड़े भाई के तर्ज पर देख रही है, वहीं आरजेडी भी खुद को जेडीयू के बराबर का मान रही है। ऐसे में कांग्रेस के 10 सीटों के डिमांड पर सस्पेंस है। तो ये दरअसल 40 सीटों का भार है जो बहुत ज्यादा ही भारी साबित हो रहा है। और ऐसे में बिहार में इंडिया गठबंधन भले सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर इनकी चुनौतियां कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जेडीयू के पास 16 सांसद हैं। आरजेडी विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर खुद को जेडीयू के बराबर का मान रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला थोड़ा उलझा नजर आता है। आपने केसी त्यागी को सुना, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है जेडीयू। वैसे अगर 2019 के रिपोर्ट कार्ड पर आप नजर डालें तो ये 40 सीटों पर किस पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस था ये जरूर मायने रखता है, क्योंकि इसको आधार बनाया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। 2019 से शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक एक करके आपको आंकड़े दिखाते जाएंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन ने, यहां पर एनडीए गठबंधन की पहले बात कर लेते हैं, 39 सीटें सुपड़ा साफ कर दिया था उस दौरान। अपने विपक्षियों का बीजेपी देखिए 17 सीटें, जेडीयू 16, एलजेपी 6 और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट गई थी। एनडीए का जो हिस्सा एलजेपी यानी अब लोक जनशक्ति पार्टी जरूर है, लेकिन जेडीयू अब बाहर जा चुकी है। वहीं जेडीयू कांग्रेस एक हो गए हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी, आरजेडी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी 2019 में। ऐसे में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट चुका है। वर्तमान स्थिति क्या है, चलिए लोकसभा सीटों के लिहाज वो भी आपको दिखाते हैं। जब ये गठबंधन टूटा बीजेपी और जेडीयू का, तब क्या स्थिति बन गई है। देखिए, बीजेपी 17, एलजेपी 6, यहाँ जेडीयू कांग्रेस देखिए ये मिला करके हो जाते हैं 17, ये हो जाता है 23। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 17 सीटें हैं, 16 और 1 कांग्रेस को मिला दीजिए, 17 सीटें हो गई। जेडीयू की 16, जेडीयू के पास कुल मिलाकर के 16, इसी को अपना आधार जेडीयू मान के चल भी रही है। यानी कि अगर ताजा समीकरण पर गौर किया जाए तो गठबंधन के लिहाज से जेडीयू बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आती है। आरजेडी का हालांकि विधानसभा का प्रदर्शन उसे दूसरा सबसे बड़ा दावेदार बनाता है, क्योंकि लोकसभा में तो सुपड़ा साफ था, एक भी सीट आरजेडी निकाल नहीं पाई थी। और ऐसे में जो सूत्रों से मिलती जानकारी है उसके मुताबिक बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस से ये कहा है कि वे सहयोगी दलों को सिर्फ 6 सीटें दे सकते हैं। तो इस आधार पर आप आकलन कर सकते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस तो 10 सीटें मांग रही है, लेकिन 6 सीटें कह रही है आरजेडी। और पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने कह दिया फ्लोर खाली है। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, तेजस्वी यादव बात करें कांग्रेस से कितनी सीटों पर मनाना है, ये आपका मसला है, क्योंकि हम तो क्लियर हो चुके हैं, हमारे पास 17 है तो हैं, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे। तो आपको दिखाते हैं अब दरअसल सीट शेयरिंग फॉर्मूला, वो भी देख लीजिए। आरजेडी 17 सीटें जाहिर तौर पर चाहती है, विधानसभा चुनाव को आधार बना रही है। जेडीयू 17 सीटें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जाहिर तौर पर एक भी सीट पीछे नहीं हटेंगे, ये पहले ही तैयार है। कांग्रेस को यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को 4 सीटें देने की बात हो रही है। वाम दलों को 2 सीटों से ही यहां पर खुश रहना होगा अगर गठबंधन में रहना है तो। इससे ज्यादा सीटें दिए जाने पर दोनों प्रमुख पार्टियों को अपने अपने नुकसान का, यानी आरजेडी जेडीयू को अपने नुकसान का अंदेशा है और कांग्रेस को महज 4 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस की यह मांग है 10 सीटें चाहिए और इसी मांग को देखते हुए लग रहा है कि सीटों पर रार बढ़नी तय है। वैसे भी ये बिहार है, 40 सीटें, और बिहार में जिसका वर्चस्व रहा है, दिल्ली में कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलता है। तो अगर आधार वोट की बात करेंगे तो आरजेडी जिसके पास विधायकों की संख्या है, सीपीआईएमएल जिसके पास विधायकों की संख्या है, लेफ्ट पार्टियां हैं, तो लेफ्ट पार्टियों की जमीन और आरजेडी की जमीन मजबूत है। वैसे स्थिति में लगता नहीं है कि कांग्रेस को 10 सीटें दी जाएगी। हाँ, एक समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी कि अगर आरजेडी और जेडीयू बराबर बराबर पर भी लड़ लेती है, अगर वैसी कोई स्थिति बनती है, जबकि ऐसा लगता नहीं है, तो कांग्रेस के हिस्से में या तो 4 सीटें आएंगी या मैक्सिमम 5 सीटें आएगी, इससे अधिक तो लगता नहीं है। 2024 के चुनाव में बिहार की भूमिका कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान का आगाज बिहार की धरती से करने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद बिहार से करने वाले हैं। 13 जनवरी को बिहार के चंपारण से इसका आगाज करेंगे। माना जा रहा है कि चंपारण के बेतिया में बड़ी रैली करेंगे पीएम मोदी। बेगूसराय, बेतिया, औरंगाबाद में 3 रैलियां करेंगे पीएम। आपको बता दें कि 15 जनवरी को बिहार में बीजेपी की कई रैलियां होने वाली। वही गठबंधन को लेकर बीजेपी ने साफ किया कि वो साथियों को साथ लेकर 40 सीटों पर लड़ेगी।
कांग्रेस जानती है कि अगर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है तो फिर उसे सभी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में वो लगातार सहयोगी दलों के साथ बैठकें कर रही है। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हुई, जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में सीट शेयरिंग के मसलों पर चर्चा की गई। बैठक में आप की ओर से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी और विधायक सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली समेत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक और पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। पहली बैठक में सीट शेयरिंग के मसले को लेकर बात नहीं बन सकी। विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। भले ही दोनों दलों के नेताओं ने बैठक को सार्थक बताया हो, लेकिन दोनों दलों में सबसे बड़ा पेंच फंसा है दिल्ली और पंजाब को लेकर, क्योंकि दोनों जगह पार्टियों का प्रदेश नेतृत्व एक दूसरे से गठबंधन करने के सख्त खिलाफ है। तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहन मंथन हुआ आज, लेकिन पहली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात बन नहीं सकी। मामला दिल्ली और पंजाब को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि ये दोनों वो राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके सत्ता पर काबिज हुई है और ऐसे में दोनों अपने अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहते हैं। लेकिन अगर 2019 के अंकों पर गौर करें तो उस वक्त क्या तैयारी थी, परफॉर्मेंस कैसा था, पिछला रिकॉर्ड कैसा था, आइए जाहिर तौर पर क्योंकि वही आधार यहां भी बनेगा। तो 2019 का रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी, सबसे पहले देखिए दिल्ली 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे हम आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी, वोट शेयर भी देखना यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीजेपी को हालांकि 7 सीटें, सुपड़ा साफ किया था बीजेपी ने, क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई थी। वोट शेयर देखिए इंपॉर्टेंट है, 56.9% वोट शेयर के साथ है। वहीं कांग्रेस और आपकी बात कर लीजिए, यहां देखिए 0 आपको नजर आता है, लेकिन एक अंतर है 22.6%। यहां आपको वही आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 0.1%। जी हां, वहीं अब ये हो गई दिल्ली की बात। अब आपको सीधा पंजाब लिए चलते हैं। 2019 का ही आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई थी, कुल मिलाकर के 13 सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों में 8 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। वोट परसेंट 40.6, बहुत शानदार। अकाली दल को देखिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर रही थी अकाली दल, 2 सीटें मिली थी, 27.8% वोट शेयर था। इसके अलावा बीजेपी को भी 2 सीटें मिली थी, 9.7% वोट शेयर के साथ। आम आदमी पार्टी, जहां बात नहीं बन पा रही है, आम आदमी पार्टी का दावा दरअसल क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा मजबूत है, वहां देखिए 1 सीट महज 7.5% वोट शेयर था, महज 7.5%। यानी कुल मिलाकर के अगर ये पूरी टैली आप देखें तो कांग्रेस ने पंजाब में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वहीं अगर दोनों राज्यों में हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सहमति की बात करें कि अगर सहमति बन जाती है तो जो संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा उसके मुताबिक क्या हो सकता है, आइए हम आपको दिखाते हैं जिस पर कांग्रेस चल सकती है। तो जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली में कुल मिलाकर के, पहले दिल्ली दिखाते हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के, एक बार फिर प्ले कीजिए दिल्ली का ग्राफिक्स हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि वहां पर कुल मिलाकर के 7 सीटें हैं। यहां पर रार पेंच फंसा हुआ है। एक बार फिर पीसीआर दिल्ली का पहले हम दिखाते हैं, पंजाब के अलावा, क्योंकि दिल्ली की बात करना आज बात बन नहीं पाई। ऐसे में देखिए, नहीं, चलिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसके पहले ये देखिए, अब ये दिखाते हैं संभावित सीट शेयरिंग क्या हो सकता है। देखिए कुल सीटें 7 हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें कांग्रेस देना चाहती है। ऐसे में 5 + 2 मिलाकर के ये 7 का फिगर कंप्लीट हो जाता है। पंजाब में जबकि अगर हम बात करें तो पंजाब में देखिए क्या सोचा गया है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस का फॉर्मूला है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन था। ऐसे में कांग्रेस कितनी सीटों पर अपनी डिमांड रख सकती है? 8 सीटें कुल मिलाकर के, इतनी सीटों की डिमांड हो सकती है। और मौजूदा जो सांसद हैं दरअसल कांग्रेस के, वो रिपीट किए जाएं, ये मांग होगी, क्योंकि वोट शेयर भी आपने देखा 4.6% और 7.5% महज वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे में 8 सीटों की डिमांड हो सकती है और 5 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देने को तैयार हो सकती है। यानी कि अपने शानदार परफॉर्मेंस को जाहिर तौर पर भुनाना चाहेगी यहां पर कांग्रेस पंजाब में भी। लेकिन अभी की परिस्थितियों में ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। क्यों? जैसा कि आप
लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे और तेवर दोनों देखने को मिल रहे हैं, उसे देखकर के कहा जा सकता है। लेकिन फिर आपको हम बता दें कि ये जो हमने आपको दिखाए संभावित आंकड़े हैं। फिलहाल सीटों को लेकर के कोई फैसला अंतिम हो नहीं पाया है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की तरफ से यही प्रस्ताव रखा जा सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है वो इसे कितना मानती है। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का मसला अभी इंडिया गठबंधन के लिए अनसुलझा है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में 3 प्रमुख दल शामिल हैं, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। शिवसेना पहले ही 23 सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी है, तो वहीं कांग्रेस शिवसेना को इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। ऐसे में सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाने के लिए दिल्ली में 3 दलों के नेता एकजुट हो रहे हैं। 9 जनवरी से राजधानी दिल्ली में महाविकास अघाड़ी की बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक से पहले ही अपडेट आया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही बैठक में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के माने तो महाविकास अघाड़ी की बैठक में शरद पवार नहीं जाएंगे। उनकी ओर से सीट शेयरिंग की चर्चा के लिए सुप्रिया सुले के दिल्ली जाने की संभावना है। वहीं उद्धव ठाकरे का भी दिल्ली दौरा टल गया है। उद्धव गुट की ओर से एमवीए की बैठक में अब सिर्फ संजय राउत के मौजूद रहने की खबर सामने आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनावी नतीजों पर गौर करें तो 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, वहीं शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, एनसीपी के खाते में 4 सीटें आई थी, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीते कई दिनों से महाराष्ट्र के 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस की प्रदेश इकाई किसी भी हालत में 23 सीटों पर मानने को तैयार नहीं। सूत्रों के माने तो कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र की 20 सीटों पर दावा ठोका है। अगर उद्धव गुट 23 और कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो शरद पवार वाली एनसीपी के लिए राज्य में केवल 5 सीटें बचेंगी। उद्धव गुट की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी। जमीनी हकीकत यह है कि इनके सारे संगठन के लोग टूट के चले गए, विधायक चले गए, एमपी चले गए, लेकिन इनको अभी अपनी पुरानी ताकत का एहसास है। टोटल सीटें 48 ही हैं। सबकी महत्वाकांक्षा पूरा करना मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि महाराष्ट्र में संभावनाएं गठबंधन होने की ज़्यादा है, क्योंकि शरद पवार एक केंद्र बिंदु में है और उनकी पूरी कोशिश हो कि सीट बंटवारों को लेकर के आम सहमति बना करके एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सके। तो महाविकास अघाड़ी को लेकर के कल बैठक होने वाली है। आपको बता दें, दिल्ली हम देख चुके हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव उनकी बैठक हो चुकी है। अब महाविकास अघाड़ी पर बैठक होगी। हालांकि शरद पवार नहीं पहुंचने वाले, बल्कि उनकी जगह सुप्रिया सुले होंगी। दूसरी जगह संजय राउत पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझेगा कैसे। तो चलिए आपको इसका पूरा सियासी जो गणित है वो हम समझा देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि इसी आधार पर आगे बात की जा सकती है, बात बन सकती है। फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, सिटिंग सीटों पर संबंधित पार्टियों की दावेदारी मजबूत मानी जाए, यानी कि देश के जिन लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी ने जीत दर्ज की उस सीट पर उसी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाया जाए। 2014 में जो जीत कर 2019 में अगर हारे भी तो ऐसे उम्मीदवारों को भी उन सीटों पर तरजीह दी जाए। सीट सिलेक्शन का जो पहला फॉर्मूला है वो जिताऊ कैंडिडेट है, तो ऐसे में इसी पर माफ कीजिएगा, इसी पर भरोसा जताया जा सकता है। अब फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, गठबंधन में शामिल पार्टियों को त्याग करना होगा, लेकिन क्या इसके लिए पार्टियां तैयार होंगी? माफ कीजिएगा, कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी उन्हें अपने सहयोगी दलों को तरजीह देनी होगी, जिसका जिक्र आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार तक कर चुके हैं। अब चलिए, अब आपको हम फॉर्मूला नंबर 3 दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 2 हुआ, लेकिन हम फॉर्मूला नंबर 3 की बात कर लेते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के डेटा पर सीट शेयरिंग, जी ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, यहां पर सीट बंटवारे को लेकर यह फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस पार्टी का जिन राज्यों में जैसा प्रदर्शन रहा उस हिसाब से सीट वितरण किया जाए, जिसमें दोनों चुनाव के डेटा का सहारा लिया जा सकता है। यानी अगर त्याग, समर्पण और एकजुटता के साथ इस फॉर्मूले के साथ विपक्ष का इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में उतरता है तो फिर
एनडीए की राह 2024 में मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्या इस पर बात बन पाएगी? सवाल यह भी बड़ा है जो यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है, क्योंकि जब तक सामने नहीं आ जाता कि वाकई फॉर्मूला होगा क्या।